सो वेलकम बैक एवरीवन। क्लास 11 आईएससी कॉमर्स का ये हमारा 21st चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंपोर्ट ट्रेड। तो एक्सपोर्ट ट्रेड हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। बाय द वे, अगर आपको कॉमर्स के सारे वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से जाके देख लेना। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, एक तरीके से उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये, एंड दिस इज अबाउट इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ट्रेड था व्हेन वी यूज्ड टू सेंड गुड्स आउट ऑफ द कंट्री। नाउ वी विल बी ब्रिंगिंग गुड्स इन द कंट्री, इसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है, जो नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। ऑन 2 मार्च 2023 को ये नोट शेयर किया गया था टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट ट्रेड होता है ब्रिंगिंग द गुड्स इन द कंट्री। ठीक है, किसी दूसरे देश से जब हम गुड्स को अपने देश में लाते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। ऐसा करते क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, व्हाई do we buy goods from outside some foreign countries? Why do we buy goods from some foreign country? Why do we bring it in our country? क्या जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं ऐसा? सो नंबर 1 आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट लिखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। देखो, हमारे देश में या किसी भी बैकवर्ड कंट्री में, हमारा देश अब बैकवर्ड तो नहीं है बट किसी भी बैकवर्ड कंट्री में हर चीज तो अवेलेबल नहीं होता है। ऑल टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल, ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स आर नॉट अवेलेबल, जिनको कैपिटल गुड्स बोलते हैं, वो सब तो अवेलेबल होता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, आपको किसी डेवलप्ड कंट्रीज से वो लाना पड़ता है। तो अगर आप अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं, जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ हेल्प लेना पड़ेगा फॉरेन कंट्री से। अगर आप स्लो जाना चाहते हो तो खुद से करो, स्लो जाओगे, बट अगर फास्ट जाना चाहते हो, स्पीड अप करना चाहते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन को, तो यू विल नीड कैपिटल गुड्स, यू विल नीड मशीनरीज, यू विल नीड ऑल दोज टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स जो फैक्ट्रीज में लगते हैं, तो वो सब आपको डेवलप कंट्री से खरीदना पड़ेगा। कंज्यूमर डिमांड मीटअप करने के लिए इंडिया जैसा बड़ा देश है, ठीक है, तो सब कुछ तो इस देश में नहीं बन सकता बिकॉज पॉपुलेशन इज सो लार्ज। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, हमारे देश में एक बार हुआ था, अनियन शॉर्टेज हो गया था, तो अफगानिस्तान से अनियन मंगाया गया था। 2012-13 का बात है। ठीक है, सो क्यों मंगाया गया था? क्योंकि हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड उस टाइम शॉर्टेज हो गया था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज मे बी सर्टेन गुड्स आर नॉट अवेलेबल, डेफिशिएंसी हो सकता है। ठीक है, ओके। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर हम सिर्फ इसी देश के गुड्स को खरीदेंगे तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे ही रह जाएंगे, बट इफ वी गिव आवर कस्टमर्स मोर चॉइसेस, तो हो सकता है बाहर देश में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हो, बेटर क्वालिटी वाले हो, तो वो भी अवेलेबल हो जाते हैं थ्रू इंपोर्ट ट्रेड। किसी टाइप के नेचुरल कैलामिटीज अगर आ जाए, तो जैसे नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था 2014-15 के अराउंड, व्हेन अर्थक्वेक आया था 2016 में, तो नेपाल ने बहुत सारे पड़ोसी कंट्रीज से इंपोर्ट कराए थे गुड्स। इंपोर्ट क्यों कराना पड़ा उसे? क्योंकि उस वक्त उसके देश में बहुत सारे एक्टिविटीज रुक गए थे। ठीक है, लॉट ऑफ एक्टिविटीज एक्चुअली स्टॉप्ड फॉर अ वाइल एंड दिस वाज ड्यू टू एनी टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटी। तो किसी भी टाइप का नेचुरल कैलामिटी आए तो बहुत सारे गुड्स अनअवेलेबल हो जाते हैं ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो उस वक्त बाहर देश से इंपोर्ट कराया जाता। तो इंपोर्ट का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है। एंड लास्ट पॉइंट आता है अपने नेशनल डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, आप देखोगे इंडिया, फ्रांस, रशिया, इन सब देशों से, अमेरिका, बहुत सारे हम लोग आर्म्स खरीदते हैं। ठीक है, वी बाय अ लॉट ऑफ आर्म्स फ्रॉम दीज कंट्रीज। तो क्यों खरीदते हैं? अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सारे टेक्नोलॉजीज तो अभी हमारे पास है नहीं, हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, बट जिनके पास ऑलरेडी डेवलप्ड है तो उनसे ले लेते हैं हम लोग। तो इंपोर्ट का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लास्ट वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, इंपोर्ट प्रोसीजर्स। जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर। आप बस इतना करके चले जाओ, मतलब काफ़ी है। ठीक है, नाउ अगर आप एक इंपोर्टर हो, ठीक है, तो इंपोर्टर किस तरीके से इंपोर्ट करेगा, व्हाट एक्टिविटीज एन इंपोर्टर नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इंपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपको तो इंपोर्ट लाइसेंस लगेगा। आप विदाउट लाइसेंस तो दूसरे देश से कुछ मंगा नहीं सकते। अगर आप एक रेगुलर इंपोर्टर है एंड इफ यू वांट टू डील इन इंपोर्ट बिजनेस, तो आपको एक इंपोर्ट लाइसेंस लगेगा। यहाँ पे 2 टाइप के लाइसेंस की बात की गई है, एक ओपन जनरल लाइसेंस। तो देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो सरकार ने बोला है कि अगर आप ओपन जनरल लाइसेंस रखते हो तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो पीपल विद दिस लाइसेंस, ओपन जनरल लाइसेंस,
ये वाली लाइसेंस जिनके पास है ना, तो कुछ प्रोडक्ट्स के लिस्ट है वो ऐसे ही मंगा सकते हैं गुड्स। बट अगर आपको उनके अलावा कोई प्रोडक्ट्स मंगाना है तो आपको ये वाला लगेगा, सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल लाइसेंस, ठीक है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ मंगाना है, सो इन शॉर्ट आपको लाइसेंस लगेगा, ठीक है। विदाउट लाइसेंस आप बाहर से नहीं मंगा सकते। लाइसेंस दो टाइप के होते हैं, एक ओपन जनरल और एक स्पेशल सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एक ओपन जनरल लाइसेंस रहेगा और एक सप्लीमेंट्री लाइसेंस रहेगा। दो टाइप के लाइसेंसेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट आपको वो वाला लाइसेंस लेना है, ठीक है। अगर आप छोटे मोटे गुड्स मंगा रहे हैं, जनरल गुड्स मंगा रहे हैं तो ओपन जनरल लाइसेंस लगेगा। आपको कुछ स्पेशल कुछ मंगा रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट्री एडिशनल लाइसेंस लगेगा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको लाइसेंस लगेगा। फिर सेकंड, अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो तो बायर और सेलर में कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, बायर पूछता है सेलर से कि आपके पास क्या क्या गुड्स है, तो सेलर बताता है, फिर बायर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, तो ये वहीं से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड इंक्वायरी की जाएगी, जो इंपोर्टर है वो फॉरेन कंट्री में पूछेगा कि आपके पास ऐसा गुड्स अवेलेबल है क्या। सपोज हम लोग टीवी खरीदना चाहते हैं, तो हम लोग फॉरेन में जो बेसिकली सेलर बैठा है, तो फॉरेन के सेलर से हम लोग पूछेंगे कि आपके पास ये टीवी अवेलेबल है क्या, कितने क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है, कौन से प्राइस में अवेलेबल है, कब तक आप भेज पाओगे, ऐसा कुछ हम लोग इंक्वायरी करेंगे। फिर वहाँ से हमें कोटेशन आएगा, फिर बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपने आगे बात बढ़ाएंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट में वही सब लिखा हुआ है। हम लोग क्या क्या पूछेंगे, गुड्स का क्वालिटी, साइज, डिज़ाइन एटसेट्रा, प्राइस, कब तक दे दोगे, ऐसी ऐसी बातें हम लोग पूछेंगे स्टेप नंबर 2 में, ठीक है। एंड देन अगर हमें ऑर्डर प्लेस करना है तो देखो, सपोज हम लोग अमेरिका से खरीद रहे हैं टीवी, ठीक है, सपोज अमेरिका से टेलीविजन मंगा रहे हैं। सो अगर हमें खरीदना है तो वी विल नीड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसीज। आप रुपीज में पेमेंट फिलहाल तो नहीं कर सकते, अमेरिका में एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको पेमेंट करना होगा डॉलर्स में। डॉलर आपके पास होगा नहीं बिकॉज आप हो इंडियन, तो आप डॉलर कहां से लाओगे, आपको बैंक्स जाना पड़ेगा। और यहां पे देखो एक एक्ट का नाम लिखा है, फेमा जिसको बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के प्रोविजंस, इस एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक के थ्रू आपको डॉलर लाना पड़ेगा, एंड दैट डॉलर यू विल बी सेंडिंग टू द फॉरेन कंट्री, ठीक है। दैट्स पॉइंट नंबर 3। एक बार आपके पास डॉलर आ गया तो अब आप ऑर्डर प्लेस कर दो। देखो, ऑर्डर देने से पहले आपको पैसा अरेंज कर लेना होगा, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर दे दिया बाद में आपको पैसा ही नहीं मिला तो इसीलिए पैसा पहले अरेंज कर लो, बाद में आप ऑर्डर देना, ठीक है। सो आप बाद में ऑर्डर दोगे, उसको बोलते हैं प्लेसिंग एन इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है। तो आप ऑर्डर दोगे, खुद से दे सकते हो या अपने एजेंट के थ्रू। उसके बाद एक लेटर ऑफ क्रेडिट आपको देना पड़ेगा सामने वाले को। लेटर ऑफ क्रेडिट पिछले चैप्टर में भी आपको समझाया था, एक्सपोर्ट ट्रेड में भी आई एक्सप्लेन टू यू। देखो होगा क्या कि पेमेंट होने में टाइम लगता है ना, फॉरेन पेमेंट है और बड़ा पेमेंट है, तो ये सब होने में टाइम लगता है, 3 मंथ्स लग सकते हैं। अब 3 मंथ्स तक वो बंदा जो बाहर बैठा है वो आपको कैसे ट्रस्ट करे कि आप पेमेंट कर ही दोगे। तो आपको क्या करना होता है, आपको एक बैंक में जाना होता है और बैंक को बोलना होता है कि बैंक प्लीज सेंड अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू दैट पर्सन जो दूसरे देश में बैठा है ऑन माई बिहाफ। क्या बोलेंगे, बैंक को बोलेंगे हमारे बदले आप एक लेटर सामने वाले को दे दो, क्योंकि हमारे पे तो वो ट्रस्ट नहीं करेगा, बट आप तो इंस्टीट्यूशन है, आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेगा। तो बैंक एक लेटर दे देगा सामने वाले को, और उस लेटर में लिखा रहेगा कि इन केस आई मेक द डिफॉल्ट देन बैंक विल मेक द पेमेंट। तो बैंक गारंटी ले रहा है कि अगर हम लोग पेमेंट ना करें तो बैंक हमारे बदले में उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। दैट्स ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके बाद शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स रिसीव करना, देखो होगा क्या कि एक्सपोर्टर जो दूसरे देश में बैठा है, what that exporter will do, that exporter will be sending the goods through ship, ठीक है, बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम मेनली शिप के थ्रू ही होता है। तो वो हमें गुड्स शिप कर देगा अपने देश से। सपोज अमेरिका से जहाज निकल गया, इंडिया को आ रहा है, अभी वी हैव टू रिसीव दैट गुड्स ना। शिप निकल गया अमेरिका से, आएगा इंडिया में, तो हम लोग जाएंगे ना इंडिया में गुड्स लेने के लिए, सी पोर्ट पे जाएंगे गुड्स रिसीव करने के लिए। तो रिसीव करने के टाइम कुछ तो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो क्या दिखाएंगे, ये जो शिपिंग कंपनी है ना, इसने एक्सपोर्टर को शिपिंग डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, ठीक है, एक टाइप का बिल बना के दिया होगा। तो वो बिल जो है ना एक्सपोर्टर हमें भेज देगा कि जब इंडिया में शिप आ जाए तो आप ये डॉक्यूमेंट दिखा देना, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी रिसीविंग द गुड्स।
उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में देखो, वहां पे फॉरवर्डिंग एजेंट्स होता था, यहाँ पे क्लियरिंग एजेंट होगा। एक्सपोर्ट में फॉरवर्डिंग एजेंट्स होता था जो आपका गुड्स फॉरवर्ड कर देता था, अभी क्लियरिंग एजेंट आएगा जो आपका गुड्स क्लियर करके इंडिया में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आपको क्लियरिंग एजेंट अपॉइंट करने हैं। बड़े बड़े जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में लोग रहते हैं, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसे लोग क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं। तो इनका दिन रात यही काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही काम होता है। यही एक्सपोर्टर के लिए फॉरवर्डिंग एजेंट बन जाते हैं और इंपोर्टर के लिए यही लोग क्लियरिंग एजेंट बन जाते हैं। तो ये लोग का काम क्या है? ये लोग का काम है फुल लीगल वर्क वहां पे कर देना, बिकॉज we as business people we don't have time to go and do all the documentation work। हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग इतना लीगल वर्क देखें और क्या क्या साइन करना है, कहाँ कहाँ फॉर्म भरना है, उतना हमें आइडिया भी नहीं होगा। इन लोगों का दिन रात यही काम है। तो आप क्या करो, इनको दे दो, इनको वो काम सौंप दो, ये आपका गुड्स क्लियर करा के इंडिया में लेकर आ जाएंगे। जितना लीगल फॉर्मेलिटीज है सब ये लोग कर देंगे। इनको बोलते हैं क्लियरिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ ना थोड़ा पॉइंट नंबर 8 गलती से आ गया है, ठीक है। इसको आप लोग इग्नोर करना, इसको रेड में मार्क कर दिया गया, जस्ट इग्नोर दिस बिकॉज ये गलती से आ गया। अच्छा, फिर क्लियरिंग एजेंट क्या करेगा? क्लियरिंग एजेंट आपका गुड्स को इंडिया में लेकर के आएगा, तो तरह तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज वो करेगा, उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। बट दो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। एक होता है प्रिपेयरिंग बिल ऑफ एंट्री, ये क्लियरिंग एजेंट्स लोग बनाएंगे। देखो, जब गुड्स उतरेगा ना शिप से, तो बिल ऑफ एंट्री लगेगा बेसिकली टू क्लेम द गुड्स। जब फॉरेन से गुड्स आ रहा है, आप क्या बोल के लेंगे कि ये गुड्स आपका है? आपको पहले से बताना पड़ेगा कि आपके क्या क्या गुड्स है। तो ये बिल ऑफ एंट्री में लिखा रहता है व्हाट गुड्स आर कमिंग फ्रॉम अमेरिका फॉर यू, वो पहले से आपको लिख के देना पड़ेगा अथॉरिटीज को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि बिल ऑफ एंट्री में डिटेल्स क्या क्या रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स रहेंगे बिल ऑफ एंट्री में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ एंट्री। कौन बनाएगा? क्लियरिंग एजेंट्स बनाएंगे। एंड रेलवे रिसीट या लॉरी रिसीट, ठीक है। रेलवे तो आप सब जानते हो, ट्रेन, लॉरी मतलब वो ट्रक जिसमें गुड्स आएंगे। तो अब क्या है ना, आपका गुड्स उसने क्लियर करवा लिया है सी पोर्ट में, सारे पेमेंट्स दे के सब कुछ करके गुड्स उसने क्लियर करवा लिया। अब गुड्स को आपके घर पे भी तो भेजेगा ना। सपोज उसने मुंबई में वो है ना तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, JNPT बोलते हैं। तो मुंबई में देयर इज सी पोर्ट, JNPT बोलते हैं उसको। तो वहां पे सपोज आपके क्लियरिंग एजेंट ने जाके गुड्स आपका क्लियर करवा दिया, आप बैठे हो कोलकाता में, तो अब वो कोलकाता भेजेगा ना, मुंबई से कोलकाता भेजेगा। तो दो ऑप्शन है उसके पास, वो ट्रेन में भी भेज सकता है, वो ट्रक या लॉरी में भी भेज सकता है। तो जिसमें भी भेजेगा तो उसका भी एक चालान बनेगा, उसका भी एक तो रिसीट होगा। जैसे आप ट्रेन में जाते हो एक टिकट के साथ जाते हो ना, तो जैसे गुड्स चढ़ेगा तो उसका भी एक रिसीट बनता है। तो वो रिसीट बनवा के वो आपको दे देगा ताकि आप कोलकाता में उस गुड्स को कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो दैट्स द सेकेंड डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में आप जाकर के डिलीवरी ले लेना गुड्स का। जब ट्रेन आ जाएगी आपके कैलकाटा में या फिर ट्रक आ जाएगा तो आप वहां से गुड्स उतार लेना, डिलीवरी ले लेना। एंड लास्ट स्टेप है कि आप पेमेंट कर देना। पेमेंट करने का तरह तरीका है, उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज जस्ट अ शॉर्ट वर्जन। तो आप फिर पेमेंट कर देना और पेमेंट दैट्स द प्रोसीजर, ठीक है। वंस यू रिसीव द गुड यू मेक द पेमेंट एंड इट्स डन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारे चैप्टर्स क्लास 11 के अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। क्लास 12 के भी फ्रेश वीडियोस आएंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना एंड कमेंट में प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।